ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हमारा टॉपिक रहेगा 8th क्लास साइंस। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते, यानी कि बिना किसी टेक्निकल एड के बगैर हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो देखते हैं ये फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, फर्फ यानी कि दुश्मन। इसमें हम मज़ीद देखेंगे कि ये क्या है मौजू। तो सबसे पहले हम इसका एक तारुफ कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। ठीक है, यानी कि नंगी आंख से खुली जो है खाली किसी बिना किसी एड के हम उसको नहीं देख सकते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जैसे कि आपको पता है कि एक ऐसा सफ़ेयर जिसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ज़र्रे होते हैं, जैसे हम एयर है, वाटर है, सॉइल है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। एडेड एंड अनएडेड। अनएडेड यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, हमारे पास एक एड आती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद है दे कैन बी सीन ओनली विद ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक ऐसा आला, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा एपरेटस, इक्विपमेंट जिससे हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर और multicellular, right? Microorganisms may exist alone or in colonies. For example, you might observe that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greenish white patches। ये हमारे घरों में आम सी बात है। अगर हमें रोटी जो हम पकाते हैं सुबह नाश्ते के लिए, वो अगर कुछ दिन तक रह जाए, खासकर रेनी सीज़न में, तो उसके बाहर से ना एक कोटिंग सी आ जाती है। जैसे नीचे एक पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ब्रेड है जो काफ़ी दिन तक रखी गई है, इसके बाहर से कोटिंग आ गई है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। There are four main types of microorganisms. They are bacteria, fungi, algae, and protozoans. For example, बैक्टीरिया में हमारे पास लैक्टोबैसिलस आता है। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या है? नंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो ये इनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन इनके पास सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अलगाई की, तो अलगाई भी इसी तरीके से हमारे पास क्लाइमेटोमोनास है, स्पायरोगाइरा है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास आता है फंगाई। ठीक, स्पायरोगाइरा की एक बात हमने की थी, इसको हम कभी कभी वाटर सील भी कहते हैं। ये अमूमन जो है ये वाटर हैबिटेट में हमें मिलेगा, ग्रीन अलगे वगैरह जो होता है। तो जो ये क्लाइमेडोमोनास है, ये हमें पानी में मिलता है, डैम सॉइल मिलता है, हाँ, और सनो में एज ए सनो अलगे भी मिलता है। फंगई की बात करेंगे तो ब्रेड मोल्ड हमारे पास है, पेंसिलियम है, एस्परगिल्स है, और उसके वगैरह वगैरह एटसेट्रा। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रोटोजोन्स हमारे सामने हैं, एमेबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम आपको पानी में दिखता है आमतौर पर, किताबों में बड़ी बड़ी पिक्चर्स इसके बारे में हमें आती हैं देखने में, डायग्राम्स आती है देखने के लिए। तो वायरसेस की बात करेंगे। वायरसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि ये होस्ट की बॉडी में ही प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, नशोनमा इनकी होती है। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू जिसे हम कहेंगे, एंड मोस्ट कफ्स यानी कि खांसी और caused by viruses। तो सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो caused by viruses। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस 19 भी एक किस्म का हमारे पास वायरस ही है। इससे पहले हम देख सकते हैं स्वाइन फ्लू हमारे पास आ गया था। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है, इसके वजूद के बारे में जानते हैं हम यहाँ पे। तो
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास कुछ डायग्राम्स हमारे सामने पड़ी हुई है, यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक साइड बैक्टीरिया है, राइट। बैक्टीरिया में हम देखते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक। दूसरा है रॉड शेप बैक्टीरिया, इनके बारे में भी हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल्गाई है, ठीक है। इसके बाद है क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगैरा जैसा मैं आपको कहा कि इसको कभी कभी हम वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा जो है हैबिटेंट वाटर में मिलता है। उसके बाद प्रोटोजोन्स है, हमारे पास एमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम की डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्रेड मोल्ड पेंसिलियम है और एस्परगिलस है, राइट। इसके बाद वायरस की बात करेंगे तो एक डायग्राम यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है वायरस के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम अगर ऊपर इसकी यहाँ पे टिप पे इसकी स्टडी करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे ये इसका ये एक हेड कैप्सूल मिलता है, इसकी टेल मिलती है यहाँ पे, और इसके हमारे पास एंड प्लेट मिलती है और टेल फाइबर्स मिलते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन इम्यूनोलॉजी वायरस जो है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ये हमारे पास HIV के नाम से मशहूर है। इसके अंदर आप देखते हैं, अगर यहाँ पे कैप्सिड है, यहाँ पे हमारे पास जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल RNA स्ट्रैंड्स है, और यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसको कभी कभी आप RTE देखते हैं। उसके पास हमारे पास वायरल एनवॉल्व है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम और वायरसेस की आ गई। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फोज, दोस्त और दुश्मन। तो हम यहाँ पे वायरसेस के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जो हमारे पास कोविड-19 इस वक्त है, इसको नाम है कोरोना वायरस डिजीज़, तो इसको कोविड-19 कहते हैं। CO फॉर कोरोना एंड VI जो है हमारे पास वायरस एंड D फॉर डिजीज़। शॉर्ट में CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़। तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ 19 मीन्स 2019 में ये जो है मंजर आम पे आया था। तो इसमें वायरस कौन सा है? इसमें वायरस है सार्स, SARS। तो SARS की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, राइट। तो ये हमारे पास आ गया वायरस का नाम, और डिजीज़ है हमारे पास कोरोना वायरस डिजीज़, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स एंड फोज की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases. Microorganisms are used for making curd from milk. जैसे आपको पता है हम दूध रखते हैं जमने के लिए, तो वो जम जाता है. फॉर मेकिंग चीज़, पिकल्स, पिकल हो गया अचार हमारे पास जिसको हम कहते हैं, ब्रेड हो गया, केक हो गया, उसके बाद पेस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह, वाइन, राइट, विनेगर, ठीक है, विनेगर या एसिटिक एसिड वगैरह कहेंगे. तो मेक ए कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ये आपको आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है. विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, तो यानी कि इसको बदलने के लिए फर्मेंटेशन उससे हम कहते हैं आम डेफिनेशन में साइंस के अंदर. तो बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूसेस इन मिल्क एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि लैक्टोबैसिलस को नशो नमा पाने के लिए दूध की ज़रूरत होती है, दूध में ही ग्रोथ करता है, तो ये फर्मेंटेशन के जरिए दूध को दही में तब्दील कर देता है. उसके बाद मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में द फंगस कॉल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूसेस इन फ्लोर दो एंड produces carbon dioxide during respiration, which makes the dough soft and help in making bread, cakes, biscuits और पेस्ट्रीज वगैरह वगैरह. यानी कि कुछ जो है बैक्टीरिया हमारे दुश्मन हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको हम कमर्शियल फॉर बिजनेस पर्पस क्या क्या इस्तेमाल करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, wine and acetic acid, vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices, etc. खासकर हम grapes का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation, right? तो लुइस पास्चर यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, जो साइंसदान था जिसने ये सबसे पहले ये तजुर्बा
कैद करने में कामयाब हो गया है। डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन 1857। तो 1857 यहाँ पे याद नहीं रहेगा तो इसको हिस्ट्री से जो है रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे रिवोल्ट 1857 पढ़ते हैं, तो जब वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था तो तभी यहाँ पे लुईस पास्चर ने जो है साइंस की दुनिया में एक जो है इसका फर्मेंटेशन का काम अंजाम दिया था, राइट। इसी तरीके से मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। व्हेन यू फील फॉल इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, ठीक। जैसे हमारे पास आजकल काफ़ी एंटीबायोटिक्स मार्केट प्लेसेस में आ चुकी हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका जो जरिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, राइट। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, ठीक, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. नीचे आप कुछ टैबलेट्स के पिक्स वगैरह देखते हैं। अमूमन आपके घर में, आपके आसपास में कुछ लोग मेडिसिन पे होते हैं, तो आप ऐसी दवाइयाँ आमतौर पर देखते होंगे। तो उसका जो बेस है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिकॉशंस वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीबायोटिक्स। इनको हैंडल करते हुए हमें किन किन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स सच शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि किसी के सलाह के बगैर जो है तिबी सलाह जिसे हम कहेंगे उसके बगैर हम इनको नहीं लेना चाहिए। यानी कि वी शुड नॉट गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। खुद ही दर्द हुआ तो चलो ये खा लेंगे, तो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द मेडिसिन, इसमें कितने mg की ये है दवाई है, तो आप खुद ही सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट दैट फैक्ट कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर बॉडी। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर कहता है इसको 3 दिन खाना है, 4 दिन खाना है, 5 दिन खाना है, तो यू कांट गो बियॉन्ड दैट। पहले ही एक दिन आप ख़त्म कर सकते हैं फॉर सम रीजंस, लेकिन यू कांट टेक आउट इट फॉर द लॉन्ग मंथ विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। आप महीने बाद दवाई खाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा प्रिस्क्रिप्शन होगा, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इज रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव देन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो ये इसका जो असर करने का जो तरीक़ेकार है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपको पूरा आपकी बॉडी को जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म में उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि अपना वो काम अंजाम नहीं दे पाएगा अगर इसको आप इरेगुलरली दिखाएंगे। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, राइट। तो अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज हैं उनको ये मार देगा, जैसे हमारे अंतड़ियों में होता है, राइट। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जैसे हमने आम तौर पे देखा है कि अगर जुकाम वगैरह हो जाए तो इसके लिए हमें कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एज दीज आर काज्ड बाय वायरसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जहाँ तक बात है, ये 1929, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको हिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं कि 1929 में ही सबसे पहले कमला सेठी ने जो है इंडिया का फ्लैग लहराया था। इस तरीके से आपको डेट याद रहेगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी तजुर्बे किए हैं। वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया बिकॉज देयर वर molds. He observed that the presence of molds prevented the growth of the bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. और आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, wherever in medicines कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो है वह सेरेंडिपिटिकल हुई हैं। सेरेंडिपिटिकल यानी कि आप कुछ और काम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ एक नई चीज़ निकल के आ गई और आपके लिए वो बेनिफिशियल थी। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो पेनिसिलिन वाज वन ऑफ लाइक दैट। जैसे हम हेनरी बकरल के बारे में पढ़ते हैं, रदरफोर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड 1905 में, तो वो भी एक एक्सीडेंटल था। सेम दिस इज द केस वाज, तो पेनिसिलिन के साथ भी ऐसा ही हुआ 1929 में। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन। वैक्सीन जैसे कि आप जानते हैं बच्चों को सर्दियों के महीने में संडे को एक वाइड पब्लिसिटी की दी जाती है एक हफ्ते पहले से ही, तो उनको किसी
ख़ास मुकाम पे जो है वैक्सीनेशन की जाती है डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को। और इसके अलावा जो है जो बच्चे नहीं पहुंच पाते, अब घर घर में भी आप देखते हैं हमारे पास आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स जो है एनओज आते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। कुछ को हमें एक हेल्थ कार्ड भी मिलता है, छोटे बच्चों का कार्ड होता है, उनको वक्त वक्त पे टीके लगते हैं, बीसीजी के लिए, निमोनिया के लिए, टाइफाइड के लिए, जैसे हमारे पास डिफरेंट रोटा वायरस वगैरह निमोनिया के लिए। तो डिफरेंट किस्म के वैक्सीन हमारे बच्चों को लगाई जाती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर। तो यही वैक्सीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body fights and kills them by producing suitable antibodies. यानी कि वैक्सीनेशन जो है, हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो इंसान को बीमारियां लग जाती हैं आगे एज में आके, बड़े होने के बाद, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम पहले ही एक होमवर्क करके रखते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर, कि जब ये बड़ा होगा तो इसको ये वहाँ पे किसी बीमारी का सामना न करना पड़ेगा। उसको बीमारी लग भी जाती है, उसकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस भी जाता है, तो उसके लिए हमने पहले ही उसको वैक्सीनेट करके रखा है, तो जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बिहेव करता है और वो इंसान जो है फिट रहता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, आपको पता है ये पानी की वजह से होता है, tuberculosis, smallpox, hepatitis, लिवर की बीमारी, hepatitis A B C, हेपेटाइटिस बी में जे के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर खुरू, सोपुर साइड के थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था इस पे, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन. Children are given injections to protect themselves against several diseases. Necessary vaccines are available in the hospitals. Vaccinations are given to the children for protection against polio. ठीक है, अंडर प्लस जो है पल्स पोलियो प्रोग्राम, 2 बूंद जिंदगी की, उसका जो है वो स्लोगन है. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली वैक्सीन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरल वैक्सीनेशन. ठीक है, तो इसको कभी कभी हम OPV भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन भी एक किस्म की होती है इसमें. उसके बाद में दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड एट लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. तो नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. So some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो बढ़ती है, जिसमें फसल वगैरह अच्छी होती है, हम उसमें भी इनका इस्तेमाल करते हैं. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. तो अमूमन आप इसके बारे में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के ऊपर. तो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने के लिए हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some times. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो वहाँ पे भी एक किस्म की ये मेटाबॉलिज्म शुरू कर देते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाते हैं. तो आप देखते हैं पत्ता जो हरा भरा अभी ज़मीन पे गिरेगा, कल परसों 3-4 दिन के बाद उसका वजूद ही नहीं होगा, वहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा. दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो यहाँ पे भी हमने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये तो फ्रेंडली इनका यूज़ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. तो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हैं जिनसे हमें नुकसान होते हैं, इनके हार्मफुल बैक्टीरियाज की बात करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.